सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यून्स आर प्रोड्यूस थ्रू दिस प्रोसेस, मतलब ये कोई पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल है, उससे म्यून्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो म्यून्स का रेस्ट मास हमें गिवन है और उसका प्रॉपर लाइफ टाइम भी हमें गिवन है। अब इसकी सेंटर ऑफ मास एनर्जी, मतलब जो एनर्जी है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और लैब फ्रेम में दोनों में इक्वल गिवन है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि द फ्रैक्शन ऑफ म्यून्स दैट विल डिके बिफोर दे रीच अ डिटेक्टर एंड दैट इज प्लेस 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंटरेक्शन पॉइंट। तो मतलब हमारे इस प्रोसेस एनाइलेशन प्रोसेस से हमारे म्यून्स प्रोड्यूस हुए और अब म्यून्स का डिके हमें देखना है और हमें पता लगाना है कि हमारा कितना फ्रैक्शन म्यून्स का है जो वो बचा है आफ्टर डिके। सपोज कि ये मेरा प्रोसेस था, ये मेरा एनाइलेशन प्रोसेस है जिससे कि मेरे म्यू प्लस और म्यू माइनस बने। अब क्योंकि म्यून्स फर्दर डिके करेंगे, तो जब ये म्यून्स डिके करेंगे, मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई डिटेक्टर लगा रखा है, तो जो ये डिके पार्टिकल्स है इनको डिटेक्टर मेजर कर लेगा और ये डिटेक्टर कहाँ पे प्लेस्ड है, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन डिटेक्टर एंड इंटरेक्शन पॉइंट है 6 किलोमीटर गिवन। तो हमसे पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ म्यून दैट विल डिके बिफोर द रीच डिटेक्टर। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे हमसे डिके पूछा है तो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव लॉ लगेगा। तो वो क्या होता है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे ये हमारे डिके लॉ। सपोज कि एन नॉट मेरे इनिशियल नंबर ऑफ म्यून्स थे, और जितने इससे हमें पता चलेगा कि कितने म्यून्स डिके कर गए। तो n क्या है, नंबर ऑफ म्यून्स लेफ्ट आफ्टर डिके। तो हमने क्या निकालना है कि नंबर ऑफ म्यून्स दैट विल डिके। अब ये तो है कि जो ये बच गए डिके के बाद, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें 1 माइनस n निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। अब देखो, हमें सेंटर ऑफ मास एनर्जी गिवन है 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और म्यून का रेस्ट मास हमें गिवन है 105 मेगा इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहीं ना कहीं गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो म्यून जो डिके कर रहे हैं उनका हमें प्रॉपर लाइफ टाइम गिवन है, तो हमें इसे भी यूज करना है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले तो गामा निकाल लेते हैं। तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, गामा एम नॉट सी स्क्वायर, और मैं इसे लिख सकती हूँ एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी मेरे पास कितनी गिवन है, 2.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एम नॉट सी स्क्वायर मेरे पास कितना है, 105 एम ई वी बाई सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब गीगा और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गीगा होता है 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर गीगा, मेगा किलो मेगा गीगा। ठीक है, तो 10 रेज़ टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हो गया गामा इंटू 105 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 2.1 इंटू 1000 अपॉन 105 इज इक्वल टू गामा। ठीक है, तो यहाँ से हम गामा निकाल लेंगे, ये हो गया 10, तो ये गया, तो गामा मेरे पास आ गया 2100 डिवाइड बाय 105। अब 105 इंटू 20 जान, तो यहाँ से गामा मेरा पास आ गया 20। ठीक है, अब जो मेरी ये इक्वेशन है इसमें मेरे को लैम्डा चाहिए और टी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 6 किलोमीटर। तो यहाँ से तो मैं टाइम निकाल लूँगी,
अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे पास टाइम मेरे को चाहिए, तो टाइम मेरा हो गया स्पीड इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मेरे को गिवन है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर और स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से मेरे पास टी आ गया, यहाँ से मेरे पास गामा आ गया। अब मेरे को लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? लैम्डा बेसिकली क्या होता है? डिके कांस्टेंट। अब क्योंकि जो ये डिके हो रहा है ये म्यू1 के रेस्ट फ्रेम में नहीं हो रहा, तो लैम्डा क्या होता है? डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट को हम किसी और तरह से कैसे देख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एवरेज टाइम, ये हमें पता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये एवरेज टाइम है म्यू1 के डिके करने का, वो रेस्ट फ्रेम में ना देके हमें किसी मूविंग फ्रेम में गिवन है। यहाँ से तो हमें प्रॉपर लाइफ टाइम तो हमें गिवन है म्यू1 का, लेकिन जो ये प्रोसेस हो रहा है ये म्यू1 के रेस्ट फ्रेम में नहीं हो रहा। तो यहाँ से अब हमें पता है कि टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 1 अपॉन v²/c² इज इक्वल टू गामा टाउ। ठीक है, तो ये हो गया टाइम डायलेशन। जहाँ पे कि मेरा t है टाइम इन लैब फ्रेम, और जो मेरा ये टाउ है ये है प्रॉपर टाइम भी कह सकती हूँ मैं इसको, प्रॉपर लाइफ टाइम। तो क्योंकि जो म्यू1 डिके कर रहे हैं वो उसके रेस्ट फ्रेम में डिके नहीं कर रहे, वो लैब फ्रेम में डिके कर रहे हैं। तो जो ये मेरा लैम्डा है इसको मैं कैसे, बेसिकली ये टाइम, ये वाला ही टाइम है एवरेज टाइम, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? गामा टाउ के। तो मेरा लैम्डा किसके इक्वल हो गया? गामा टाउ। तो मेरे पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए सारी चीज़ें हैं। मेरे पास टी है, मेरे पास लैम्डा है, और लैम्डा में मेरे को गामा चाहिए, तो गामा की वैल्यू हो गई 20। अब चलो इस इक्वेशन में सब कुछ पुट करते हैं। तो इस सब को मैं रब कर देती हूँ। बेसिकली मेरे को ये वैल्यू चाहिए, तो इस सब को हटाते हैं। तो हमने क्या निकाला था? लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा टाउ, और गामा की वैल्यू 20, और टी टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ना, सॉरी, टाइम हो गया मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे को 6 किलोमीटर गिवन है, और स्पीड मेरी हो गई c। पीछे करेक्ट कर लेना अगर गलती हुई हो तो अब इस इक्वेशन में देखते हैं पुट करके। तो n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन गामा टी, 1 अपॉन गामा टाउ, और टी की वैल्यू यहीं से पुट कर देते हैं 6 × 10⁻³ मीटर और इंटू सी। अब इस इक्वेशन में बस वैल्यूज पुट करनी है और मेरे को सॉल्व करना है। n0 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 × 10⁻³ अपॉन 20 इंटू, अब मेरे को टाउ कितना गिवन है? 2 माइक्रोसेकेंड। तो 2 माइक्रोसेकेंड में यहाँ पुट करूँगी तो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड, और c की वैल्यू मेरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, 3 × 2 = 6, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे पावर्स को बैलेंस करते हैं, तो मेरे पास हो गया n0 एक्सपोनेंशियल, ऊपर 10⁻³ है। अब देखो 10⁻⁻6, 10⁻8, तो यहाँ से 10⁻2 बच गया, और नीचे 20 भी है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास क्या है? 10⁻³ और 20 × 10⁻²। तो इससे मेरा क्या आ गया? n0 एक्सपोनेंशियल की पावर -2, क्योंकि ये कैंसिल हो गया। लेकिन अब मेरे पास पूछा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ म्यूऑन्स है जो डिके कर जाएगा। ये जो मेरा आया है, ये आया है कि कितने बचे हैं, तो मेरे को इसको इनिशियल अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा।
अब इसको जब मैं इनिशियल अमाउंट में से माइनस करूँगी n0 माइनस n0 e टू द पावर -2, तो ये है जो फ्रैक्शन मुझे पूछा है, दिस इज फ्रैक्शन आस्क्ड। ओके, तो अब n0 कॉमन ले लो, 1 माइनस e टू द पावर -2, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब यहाँ पे मतलब काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली तो 2-3 चीज़ ही थी। एक तो रेडियो एक्टिविटी हमें लगानी है, एक हमें देखना है कि रिलेटिविटी का हमें यूज़ करना है, और ऊपर से जो हमारे म्यूऑन्स हैं उनका प्रॉपर लाइफ टाइम गिवन है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है कि टी की जगह अगर यही वैल्यू यूज़ कर लेते तो आंसर नहीं आता, तो इसको एक बार मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें 2 डिके दे रखे हैं, मतलब डिके विड्स दे रखे हैं R1 और R2, और इफ़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन इज नेग्लेक्टेड, तो हमसे रेट ऑफ डिके पूछा है। अब जो हमारा फर्स्ट रेशो है दैट इज R1, हमारा फर्स्ट प्रोसेस है पाई प्लस पाई 0 और रो माइनस इज पाई माइनस प्लस पाई 0। अब ये हमारे 2 प्रोसेस गिवन है, और ये रेशो किसका है, ये सिंबल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिके विड्थ। ठीक है, तो हमसे इन दोनों रिएक्शंस का डिके विड्थ का रेशो पूछा है। अब डिके विड्थ कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो है कि हम इसका क्रॉस सेक्शन निकालें और फिर उससे डिके विड्थ निकालें, लेकिन वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। क्योंकि हमें पेपर में इतना लेंथी प्रोसेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट मेथड भी देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, जो हमारी डिके विड्थ होती है, डिके विड्थ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइफ टाइम ऑफ डिके के, लाइफ टाइम ऑफ डिके। तो बस अगर इस रिलेशन से मैं ये रेशोज कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि डिके विड्थ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लाइफ टाइम ऑफ डिके के। अब लाइफ टाइम हमें हर पार्टिकल का पता ही होता है, मतलब नहीं भी पता हो तो उसका ऑर्डर तो हमें पता होता है कि जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, कोई रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से प्रोसीड कर रही है तो उसका लाइफ टाइम बेसिकली 10⁻⁻³ सेकेंड के ऑर्डर का होता है। वीक से कर रही है तो वो 10⁻⁻13 सेकेंड के ऑर्डर का होता है, और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर है तो उसका ऑर्डर 10⁻⁻23 से लेके 10⁻⁻14 सेकेंड तक होता है। तो अब बेसिकली मेरे को लाइफ टाइम पता करना है, तो उससे मैं अपना डिके विड्थ निकाल लूँगी। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स तो सेम ही है, बस उनका चार्ज डिफरेंट है, मतलब एक ही फैमिली के पार्टिकल्स है, जैसे कि रो मेसोन हो गया, पाई मेसोन हो गया। तो कहीं ना कहीं रो मेसोन्स का लाइफ टाइम, तीनों जो रो मेसोन्स होते हैं, रो प्लस, रो माइनस, रो 0, उनका लाइफ टाइम इक्वल सा ही होगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उनके लाइफ टाइम में। सेम फॉर पायोन्स के लिए भी, क्योंकि पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, इनका भी लाइफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होगा। तो देखो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है रो प्लस डीके कर रहा है पाई प्लस और पाई 0 में, कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल तो नहीं है। अब ऐसे ही जो इसके नीचे है वो भी रो माइनस डीके कर रहा है पाई माइनस और पाई 0 में। तो ऊपर और नीचे दोनों बेसिकली इक्वली रिएक्शंस है। अगर मैं चार्ज को नेग्लेक्ट कर दूं तो यानी कि जो मेरा लाइफ टाइम है वो दोनों रिएक्शंस का ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। तो इससे क्या आ गया, इन दोनों का लाइफ टाइम सेम हो गया, तो इसका रेशो आ गया 1। अब ऐसे ही देखते हैं सेकेंड रिएक्शन को जो हमें गिवन है। सेकेंड रिएक्शन मेरे को गिवन है R2 इज इक्वल टू डेल प्लस प्लस पाई प्लस प्लस प्रोटॉन अपॉन डेल माइनस पाई माइनस प्लस न्यूट्रॉन। अब इसमें भी देखो
ऊपर भी एक डेल्टा पार्टिकल है, एक पायोन है और एक प्रोटॉन है। सिमिलरली नीचे भी एक डेल्टा पार्टिकल है, एक पायोन है और एक न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बैरियन से। मेसॉन्स हो गया और ये भी बैरियन्स है। तो बेसिकली ये सेम ही फैमिली के पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए भी इनकी जो लाइफ टाइम होगा, मतलब डीके का लाइफ टाइम होगा, वो इक्वल होगा, यानी कि इज इक्वल टू टाउ डेल्टा प्लस। तो इसका भी रेशो आ गया 1। तो मेरे से बेसिकली दोनों रेशो पूछे हैं, R1 और R2 की वैल्यू पूछी है, तो ये आ गई 1 और 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लासिकल मॉडल स्केलर मेसॉन इज कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, और उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो हमें गिवन है, VR इज इक्वल टू AR प्लस B अपॉन R। हमें A और B की वैल्यूज पता है, तो और मास ऑफ क्वार्क और एंटी क्वार्क नेग्लिजिबल है। तो हमसे पूछा है कि मास ऑफ मेसॉन हमसे पूछा है। अब हमें पोटेंशियल गिवन है और हमसे मास ऑफ मेसॉन पूछा है। तो मेसॉन किससे बना होता है बेसिकली? अब मेसॉन क्वार्क और एंटी क्वार्क की बाउंड स्टेट होती है। तो अब ये पोटेंशियल हमें गिवन है इन दोनों का, VR इज इक्वल टू AR प्लस B अपॉन R। हमसे पूछा है मास ऑफ मेसॉन। अब युकावा थ्योरी से हमें पता है कि मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू H कट अपॉन RC। ये एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। युकावा थ्योरी बेसिकली हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन से ही हमें ये मास और रेंज में रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो डेल्टा टी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे बेसिकली हमारा रेंज हो जाता है। तो और डेल्टा ई इज, अगर मैं अनसर्टेनिटी हटा दूँ या रख लेते हैं, डेल्टा MC² इंटू डेल्टा R/C इज इक्वल टू H कट। तो यहाँ से मेरा जो डेल्टा M है वो क्या आ गया, H कट ओवर RC। तो यानी कि मेरा मास इज इक्वल टू H कट अपॉन रेंज इंटू C। तो ये मेरा रिलेशन है मास और रेंज में, ठीक है। अब मेरे से मास ऑफ मेसॉन पूछा है, मेरे को पोटेंशियल गिवन है, तो कहीं ना कहीं मेरे को रेंज पता होनी चाहिए। अब रेंज में कैसे निकालूंगी, रेंज में निकालूंगी क्योंकि मेरे को पोटेंशियल गिवन है। तो इसको बेसिकली ऐसे देख लो, अगर हमें कुछ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल को डेरिवेट करते हैं, तो वहाँ से हमें रेंज मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पोटेंशियल को डेरिवेट करना है R के रेस्पेक्ट में, वो वैल्यू हमारी रेंज की होगी, और रेंज से फिर हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो करते हैं। हमें पोटेंशियल क्या गिवन है, V इज इक्वल टू AR प्लस B अपॉन R। तो इसका डेरिवेटिव डेल V ओवर डेल R को हमें 0 पुट करना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू A माइनस B अपॉन R²। तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू क्या आ गई, A इज इक्वल टू B ओवर R² इज इक्वल टू B बाई A, और तो R मेरा हो गया अंडर रूट B बाई A। ये मेरी आ गई रेंज की वैल्यू, और A और B की वैल्यूज हमें गिवन है, तो वैल्यू पुट कर ही लेते हैं। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट, B की वैल्यू है 100 और ये 200, तो 1 अपॉन रूट 2 आ गया रेंज, ठीक है। ये जो यूनिट है MeV फर्मी, ये तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि रेशो लेना है हमें। तो हमारे पास रेंज आ गई 1 अपॉन रूट 2, रेंज इज 1 अपॉन रूट 2। अब मेरे को मास निकालना है, मास इज बेसिकली H कट अपॉन रेंज इंटू C। अब देखो, तो मास इज इक्वल टू, अगर मैं C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये बच गया, और H कट C की वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट कर सकती हूँ।
एच कट सी की वैल्यू क्या हो गई 1.44 MeV फर्मी, और सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पुट करनी पड़ेगी 9 × 10⁻16, और रेंज थी मेरी 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास मास का फॉर्मूला ये है, हमें रेंज हमें गिवन है जो हमने निकाल ली अभी 1/√2, तो अब इसको पुट कर देते हैं। सी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 200 MeV फर्मी होती है। अब सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर, और रेंज मेरे को पता है 1/√2, तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, और √2 की वैल्यू 1.414। तो अब इसको सॉल्व करना है बस 200। अब देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही है। अच्छा सी स्क्वायर, ऑप्शंस में सी स्क्वायर है नीचे, तो नीचे कहीं भी इसकी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया मेरा। अब मेरे पास बचा √2 × √2। अब क्योंकि ये रेंज नीचे थी तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब ये यूनिट होएगी तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये 2.83 नहीं है, 283 ही है। तो ठीक है, तो इससे मतलब इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं था, सिर्फ हमें पोटेंशियल गिवन था, तो वहाँ से हमें थोड़ा सोच के रेंज निकालनी थी, और रेंज से फिर मास निकाल सकते हैं हम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड ऑफ प्रोटॉन्स टू डिटरमाइन इफ प्रोटॉन हैज इंटरनल स्ट्रक्चर और नॉट। तो हमसे पूछा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, तो यानी कि हमें प्रोटॉन का स्ट्रक्चर देखना है। तो ये कोई मेरा प्रोटॉन मान लिया, इस पे मैं इलेक्ट्रॉन्स की बीम इंसिडेंट करा रही हूँ ताकि मैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मेरे को पता चल सके, यानी कि मेरे को इसकी रेडियस या इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो मेरे को कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इससे स्कैटर कराना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कहाँ का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, अगर इसको मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर जानना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन के इक्वल मेरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन के ऑर्डर की जब मेरी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो तभी मैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाऊंगी। ये किसी भी प्रोसेस में अप्लाई हो सकता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, λ=h/p, और एनर्जी को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी हो गई E=Pc। तो यहाँ से मेरे को निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो अब जो प्रोटॉन का जो वेवलेंथ होता है वो किस ऑर्डर का होता है, वो 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली हमें एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ से P क्या हो गया मेरा h/λ, इस P की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो E आ गया मेरा hc/λ। तो ये मेरा एनर्जी का ऑर्डर आ गया। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज hc/λ। तो hc की वैल्यू अब क्या होगी, hc की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 6.64 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा। तो ये फर्मी के ऑर्डर का ही है, फर्मी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। अब ये एनर्जी जो आएगी वो जूल में आएगी, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.6 × 10⁻⁻19। तो अब ये मेरी जो एनर्जी आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब इसको बस सॉल्व करना है। तो पहले तो पावर्स का ही ऑर्डर देख लो।
तो 15 + 19 हो गया मेरा 34, 34 ही हुआ ना, 15 19, हाँ 34 हो गया। तो ये मेरा हो गया कैंसिल। तो कहीं ना कहीं ये 10⁻⁹ के ऑर्डर का आएगा, क्योंकि देखो इससे ये मल्टीप्लाई है तो 6 कहीं 18 और ये डेसिमल में भी है, तो चलो इसको कर ही लेते हैं। तो 6.64 × 3, 12 1 18 19 1, तो ये आ गया मेरा 19.92 डिवाइड बाय 1.6। तो कहीं ना कहीं ये एक और मतलब डेसिमल मतलब 10 की पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारा 1.25 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहाँ पे बस पावर मैच करानी है, उसके बाद तो क्योंकि फर्स्ट जो पार्ट है वो तो सब में ऑप्शंस में सेम ही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।